हेलो फ्रेंड, एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आर्टिकल 19 पर। तो आर्टिकल 19 को दो भाग में बांटा जा सकता है। आर्टिकल 19 में जितने भी प्रावधान हैं उनको दो भाग में बांटा जा सकता है। एक आर्टिकल 19 क्लॉज 1 यानी अनुच्छेद 19 एक और दूसरा अनुच्छेद 19 2 से लेकर के 6 तक। तो जितने भी महत्वपूर्ण स्वतंत्रताएं हैं उन स्वतंत्रताओं की चर्चा जो है अनुच्छेद 19(1) में की गई। यानी अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसको फिर से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार जो है और कई एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो अनुच्छेद 19(1)(a) ये ध्यान रखना है। दूसरी बात है कि अनुच्छेद 19(1)(b) के तहत शांतिपूर्ण एवं निःशस्त्र सम्मेलन की स्वतंत्रता। सी के तहत संघ एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता। डी के तहत जो है आपका क्या है, भारत राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण की स्वतंत्रता। अबाध संचरण का मतलब बिना बाधा के घूमने फिरने। और साथ साथ 19(1)(e) में भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी बसने या निवास करने की स्वतंत्रता। दूसरी बात यह है कि आप एक बात देख रहे होंगे 19(1)(f) रिक्त है। तो इसके पीछे तर्क यह है कि 44वां संविधान संशोधन जब किया गया था तो संपत्ति के अधिकार दो जगह थे। एक पहला अनुच्छेद 31 में यानी 31 में था और दूसरा अनुच्छेद 19(1)(a) में था, अनुच्छेद 19(1)(f) में था। तो इस दोनों को हटा करके अनुच्छेद 300 क में स्थापित कर दिया गया है। दूसरी बात, मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि संपत्ति का अधिकार जो वर्तमान में है वह सामान्य विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार के तहत है। यद्यपि इसको संविधान में शामिल किया गया है फिर भी हम इसे विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार मानते हैं। तो इसलिए जो है अनुच्छेद 19(1)(f) रिक्त है। और अनुच्छेद 19(1)(g) का प्रावधान है कि कोई भी वृत्ति उपजीविका व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। अब सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है, सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है जिससे बराबर क्वेश्चन आते रहते हैं वो है आपका अनुच्छेद 19(1)(a) वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो एक बात यह है कि इसे परिभाषित तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक बार उच्चतम न्यायालय ने बेनेट एंड कोलोमन के केस में इसको परिभाषित करने का प्रयास किया था। उसमें उसने लिखा कि यदि जो है कोई भी व्यक्ति जो है अपने विचार या मत को लिखकर बोलकर या चित्र के द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या अन्य माध्यम से व्यक्त करे तो उसे हम वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहेंगे। दूसरी बात है कि इस प्रावधान में एक प्रमुख जो क्वेश्चन आता है वो प्रेस की स्वतंत्रता से आता है। यानी एक प्रमुख क्वेश्चन आता है प्रेस की स्वतंत्रता से। तो हम यदि देखें तो भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का जो वर्णन है या ये कहा जाए कि प्रेस की भी स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19(1)(a) से ही अर्थात वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से ही यह शक्ति प्राप्त करता है। और साथ साथ भारत की जो जनता है वह भी जो है इसी अनुच्छेद से अर्थात अनुच्छेद 19(1)(a) के वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से शक्ति प्राप्त करता है। दूसरी बात है कि अमेरिकी संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए अलग से प्रावधान रखे गए हैं। तो मतलब यह है कि कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि भारत के संदर्भ में या भारत में प्रेस की स्वतंत्रता किसी भी आधार पर विशेषाधिकार की मांग नहीं कर सकता है। अर्थात प्रेस की स्वतंत्रता और व्यक्ति की स्वतंत्रता दोनों का स्रोत एक ही है। यद्यपि आप कई बार देखते होंगे
कि जैसे जो है प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या बड़े बड़े मिनिस्टर हो, उनमें प्रेस को जाना जो है क्या होता है, मैंने विशेष जो है स्वतंत्रता मिलते हुए दिखती है। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है कि उन्हें पहले से अनुमति होती है, तो इसलिए वो जाते हैं। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में जो है प्रेस की स्वतंत्रता और साथ साथ व्यक्ति की स्वतंत्रता दोनों की शक्ति का स्रोत अनुच्छेद 19(1)(a) है, यानी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसलिए प्रेस व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार की मांग नहीं कर सकता है। अब दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बंद या स्ट्राइक की बात है, इस पर भी एक विचार व्यक्त किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बंद के संदर्भ में कि यदि कोई राजनीतिक पार्टी यानी राजनैतिक दल जो है इस पर जो है बंद बुलाए, तो उस परिस्थिति में अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन होगा, ये नहीं बुला सकते। लेकिन जनता यदि स्वतः स्फूर्त रूप से बुलाए, जनता यदि स्वतः स्फूर्त रूप से बुलाए, तो अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इसके अतिरिक्त एक बात और भी है कि जैसे जो है झंडा फहराने की स्वतंत्रता, तो झंडा फहराने की स्वतंत्रता जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है 2002 में नवीन जिंदल के केस में जो है ये निर्णय दिया था। और इस निर्णय में कहा कि झंडा फहराने की स्वतंत्रता क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभिप्राय, यानी झंडा फहराने की स्वतंत्रता कहां से शक्ति प्राप्त करती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और उसी दिन से जो है कोई भी प्राइवेट व्यक्ति भी झंडा फहरा सकता था। पूर्व में जो है यह बैन लगा हुआ था, लगभग 1949 से ही झंडा फहराने पर बैन था। यह प्राइवेट व्यक्ति के छत पर यानी घर पर, यानी जो आमतौर पर मैंने निजी क्षेत्र में ये नहीं फहराए जा सकते थे। दूसरी बात है केवल ये सरकारी भवनों पर या सरकार के कर्मचारियों के द्वारा ही फहराए जा सकते थे। लेकिन 2002 से ये पूरी तरह जो है क्या हुआ, ओपन हो गया। दूसरी बात है कि एक और महत्वपूर्ण बातें हैं, सूचना का अधिकार। तो सूचना का अधिकार जो है अब 2005 में सूचना अधिकार अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया। वास्तव में अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में केवल यूरोपीय यूनियन ने सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया है, लेकिन भारत के संदर्भ में इस तरह की कोई बातें नहीं है। तो भारत में जो है मौलिक अधिकार का दर्जा सूचना के अधिकार को नहीं प्राप्त है, किंतु सूचना का अधिकार भी अनुच्छेद 19(1) के वाक की स्वतंत्रता से, किससे, वाक की स्वतंत्रता से शक्ति प्राप्त करता है, यह सूचना का अधिकार। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के जो है एक प्रकार से जो है कि सूचना का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं होते हुए यह एक विधिक अधिकार है, यानी कानूनी अधिकार है भारत में, फिर भी उसे जो है समर्थन मिलता है अनुच्छेद 19(1)(a) से। इसके अतिरिक्त जो है मैंने बताया कि जैसे अनुच्छेद 19(2) से लेकर के 6 तक इन जो महान स्वतंत्रताएं हैं, इन महान स्वतंत्रताओं पर युक्त प्रतिबंध लगाया गया। युक्त प्रतिबंध मतलब रीजनेबल, यानी न्याय संगत होना चाहिए, उचित होना चाहिए, दैट इज जस्ट एंड फेयर। तो जो रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, अब जैसे सपोज वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं वो ये है कि जैसे जो है न्यायालय का अपमान हो या संसद का अपमान हो, या ये कहा जाए कि इस तरह के भाषण देना जिसमें जो है संप्रभुता या अखंडता पर प्रभाव पड़े, विपरीत प्रभाव पड़े, या ये कहा जाए कि किसी तरह का जो है क्या हो, अपराध के लिए उत्तेजित करने वाला भाषण हो, तो ये सभी अनुच्छेद 19(2) में जो है कहा गया है, वर्णित किया गया है। या विदेशी संधि जो हुआ है उसके विरोध में भी जो नहीं बोला जा सकता है। तो इन सब को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत जो है नहीं रख करके इस पर प्रतिबंध लगाया गया, ताकि जो है ये यूं कहा जाए कि अनुच्छेद 19(2) का ये सारे प्रावधान हैं जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को प्रमोट करते हैं, यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन यानी न्याय संगत जो है और उचित
प्रतिबंध को आगे बढ़ाते हैं। इसी प्रकार जो है नेक्स्ट अगला जो है आपका जो ये है शांतिपूर्ण और निःशस्त्र सम्मेलन की स्वतंत्रता। तो उस परिस्थिति में जो है यह है कि व्यक्ति जो है सम्मेलन करे और साथ साथ जो है लेकिन वो हथियार लेकर के सम्मेलन ना करे, वो उग्रवाद जो है ना फैलाए, वह जो है अपराध को ये उत्तेजित ना करे। तो इस तरह से जो है ये सम्मेलन की स्वतंत्रता प्रतिबंधित हो जाती है। तीसरी बात है संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता। तो इसके अंतर्गत आप कंपनी बना सकते हैं, कोई भी फर्म बना सकते हैं या कोई भी संगठन बना सकते हैं, किंतु आपके संगठन का ऐसा उद्देश्य नहीं होना चाहिए जो देश तोड़ने वाली बात हो। ऐसा जो है संगठन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए जो आतंकवाद से संबंधित हो, या मान लीजिए जो है ये कहा जाए कि एक तरह से उग्रवाद से संबंधित हो या अपराध को प्रमोट करता हो। तो वैसे संगठनों के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। अब सबसे एक महत्वपूर्ण बातें यह है कि आवाज संचरण की स्वतंत्रता। तो आवाज संचरण की स्वतंत्रता के अंतर्गत जो है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी घूम सकता है, लेकिन इस पर जो है युक्ति युक्त प्रतिबंध इस संदर्भ में लगाया गया है कि स्थानीय निवासियों के दृष्टिकोण से या सुरक्षा के दृष्टिकोण से या स्थानीय पर्यावरण के दृष्टिकोण से इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि एक व्यक्ति घूमने के संदर्भ में अगर जाता है, तो घूमने के संदर्भ में जाता है तो उससे मूलतः तीन बातें जो है इससे निकलती है। पहली बात यह है कि एक व्यक्ति सपोज जो अपने देश में ही घूमता है, एक व्यक्ति कहां घूमता है, देश में ही घूमता है, तो देश में घूमने फिरने की जो स्वतंत्रता है उसे यहां से जो है क्या मिलती है, सपोर्ट मिलती है, यहां से जो है समर्थन प्राप्त होती है, अर्थात शक्ति मिलती है। लेकिन घूमने के लिए जो है ये है कि विदेश जाना और विदेश से वापस आना, ये वास्तव में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शक्ति प्राप्त होता है। यानी कोई व्यक्ति विदेश जा रहा है और साथ साथ जो है विदेश से वापस आने का अधिकार है, तो इस अधिकार की सुरक्षा कहां की गई है, अनुच्छेद 21 में, यानी 21 नंबर में, जिस पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अब अंतिम बातें जो है कुछ है कि भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी बसने या निवास करने की स्वतंत्रता, किंतु जो है व्यक्ति जो है स्थानीय व्यक्ति के हित के आधार पर या सुरक्षा के आधार पर या पर्यावरण के आधार पर इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। साथ साथ जो है कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार किया जा सकता है, लेकिन मानव अंगों का या मानवों का या बच्चों का या महिलाओं का व्यापार प्रतिबंधित है। तो इस तरह से जो है कुल मिलाकर के मुझे उम्मीद है कि अनुच्छेद 19 आपका क्लियर हुआ होगा। तो हम लोग अब चलते हैं अनुच्छेद 20 पर। तो अनुच्छेद 20 भी एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, यानी अनुच्छेद 19 से 22 जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद 20 है। तो अनुच्छेद 20 को समझने से पहले हमें जो है दो बातें जो है समझना आवश्यक है। जो भी कानून लागू किया जाता है, यानी विधि जो है लागू की जाती है, तो इस विधि को दो भाग में बांटा जा सकता है। इस विधि को कितने भाग में बांटा जा सकता है, दो भाग में। एक पहली बात यह है कि जैसे जो है आपका जो है भूत लक्षी विधि, और दूसरा है भविष्य लक्षी विधि। तो यहां जो है एक बात यह है मित्रों कि जैसे भूत लक्षी विधि का मतलब होता है कि वैसी विधि जो भूतकाल के व्यवहार पर भी लागू हो। यानी जैसे सपोज मान लीजिए जो है कानून आज के डेट में बना, जिसे आज जो है मान लीजिए जो है तारीख क्या है, आज तारीख है 8 जनवरी 2023, 8 जनवरी 2023 आज है। तो कानून जो है आज बनाया गया, और यदि भूत लक्षी विधि के रूप में बनाया जाए तो इसका मतलब है कि 8 जनवरी से पूर्व भी व्यवहार जो किया गया है उस पर भी ये लागू होगा। और दूसरी बात है कि जब कानून भविष्य लक्षी विधि के रूप में बनाया जाए तो इसका मतलब है कि 8 जनवरी को जब ये लागू हो गया तो इसके बाद ही कोई व्यवहार होगा
उस व्यवहार को यदि जो है क्या किया गया हो, अपराध घोषित किया गया हो, तो उस पर वो कानून लागू होगा। तो यहां मूलतः अगर देखा जाए तो जैसे सिविल लॉ है और टैक्स संबंधी लॉ, ये दोनों लॉ जो है क्या होते हैं, भूतलक्षी बनाया जा सकता है, यानी सरकार जो है पीछे के व्यवहार को भी इसमें शामिल कर सकती है। लेकिन अगर देखा जाए तो क्रिमिनल लॉ जो होगा, क्रिमिनल लॉ केवल भविष्य लक्षी होता है, यानी आज जो क्रिमिनल लॉ लागू हुआ तो इसका मतलब है कि आज के बाद ही जो वैसी गतिविधि होगी तो उस परिस्थिति में उसको अपराध माना जाएगा, अन्यथा नहीं। तो ये इसी आधार पर जो है अनुच्छेद 19 अनुच्छेद 20(1) की बातें हैं। अनुच्छेद 20(1) में दो बातें हैं। पहली बातें, अपराध के समय लागू विधि के उल्लंघन पर ही किसी को दोषी ठहरा जा सकता है, अन्यथा नहीं। अर्थात जो है व्यक्ति जो है जो अपराध किया है वो अपराध जो है उस अपराध का विषय पहले से जो है अपराध के रूप में घोषित है या नहीं। यदि घोषित नहीं है वह विषय तो वह अपराधी नहीं माना जाएगा, और यदि जो है कोई विषय जो है या गतिविधि अपराध के रूप में घोषित हो चुका है और तब कोई व्यक्ति उसे संपन्न करता उस गतिविधि को, तो उसे अपराधी माना जाएगा, दोषी माना जाएगा। दूसरी बात है कि अपराध की गंभीरता को नहीं बढ़ाया जा सकता है। अपराध की गंभीरता को नहीं बढ़ाने का मतलब यह होता है कि जो अपराध किया गया है और उस समय जो दंड लागू है उस अपराध पर वही दंड लागू होगा। यानी जो है ये कहा जाए कि यदि दंड बढ़ा दिया जाए, जैसे आज के डेट में जो है दंड बढ़ा दिया गया और अपराध उससे पहले जो है किया गया हो, तो पूर्ववर्ती अपराध पर ये दंड यानी नई दंड जो है लागू नहीं होंगे। तो इस तरह से जो है अपराध की गंभीरता को बढ़ाना संभव नहीं है। अब एक बात यह है कि जैसे जो है ये उस समय जो है काफी पॉपुलर हुआ था निर्भया केस में, जिस समय जो है जब ये केस हुआ था तो लगभग सभी सत्ता पक्ष से लेकर के विपक्ष तक सभी लोग जो अपराधियों के फांसी की सजा की मांग कर रहे थे, किंतु उस समय जो है रेप केस में फांसी की सजा नहीं थी। इसलिए जो है यह जो है क्या कहते हैं उचित जो है संभव, मतलब एक तरह से ये कहा जाए कि यह संभव नहीं होता। यदि रेप केस में जो है फांसी उस समय दी जाती तो इस अनुच्छेद को संशोधित करना होता, किंतु संजोग से इसी जो है या ये कहा जाए कि ये दुर्भाग्यपूर्ण जो है ये घटना थी, लेकिन जो है ये कहा जाए कि मृत्यु उसकी हो गई और मृत्यु होने के कारण जो है इस केस में जो है उसे अपराधियों को फांसी मिली जो है। दूसरी बात यह है कि एक जो है अनुच्छेद 20(2) इसमें कहा गया कि एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को ना तो दोबारा अभियोजित किया जा सकता है और ना ही दंडित। अभियोजन का मतलब पूरी प्रक्रिया चलाना यानी प्रोसीडिंग्स चलाना, और दंडित करना मतलब उसे पनिशमेंट देना यानी दंड देना। तो इसको जो दूसरा नाम दिया गया है वो है दोहरे जोखिम का सिद्धांत। इसे जो है दोहरे जोखिम का सिद्धांत कहते हैं, का सिद्धांत, या इसे जो है डबल जियोपार्डी भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? डबल जियोपार्डी, ठीक है। और ये अमेरिकी अवधारणा है, वास्तव में ये अमेरिकी अवधारणा है। इसका मतलब यह हुआ कि एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दोबारा जोखिम में नहीं डाला जा सकता है, लेकिन अपराध यदि अलग अलग हो तो उस परिस्थिति में भले प्रकृति समान हो तो अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग जो है उसे सजा मिलेगी, लेकिन एक ही अपराध के लिए दोबारा जो है ये सजा नहीं मिलेगी। अब इसमें एक खास बातें हैं कि कई बार हम देखते हैं कि व्यक्ति को जो है निचले कोर्ट से जो है सजा मिलती है और फिर उसकी अपील जो है कहाँ होती है? हाई कोर्ट में, फिर उससे भी अपील जो है सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकती है। तो हम देखते हैं प्रैक्टिकली कुछ और, लेकिन जो है यहाँ लिखा हुआ है कुछ और। वास्तव में जो है दोनों में तालमेल है, क्योंकि हमें समझ नहीं है इसलिए जो है इस तरह का हमें अंतर नजर आता है। तो जब किसी केस का डिसीजन फाइनली दे दिया जाए तब ये प्रावधान लागू होता है। यानी जो है
एक तरह से कहा जाए कि कोर्ट अगर रेस जुडिकाटा का सिद्धांत लागू कर दे तभी जाकर के जो है ये फाइनल डिसीजन दे दे तो ये लागू होगा, अन्यथा जो है कोर्ट यदि अपील का जो है उसे अधिकार दे दे तो उस व्यक्ति को जो है क्या है, उस व्यक्ति को जो है अपील जो है करने का अधिकार होगा, उस समय ये लागू नहीं होगा। तो वो अपील का मामला है और यहां ये फाइनल डिसीजन का मामला है। अब तीसरी बात है कि अनुच्छेद 20(3) स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है। अब एक खास बात यह है कि जैसे कई बार जो है क्या होता है, किसी व्यक्ति को जो है पुलिस पकड़ के ले जाती है और पुलिस जो है यह कहती है कि तुम बोलो कि तुमने अपराध किया है, लेकिन वास्तविकता यह है कि पुलिस के समक्ष दिए गए जो बयान होते हैं वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता है। एडमिसिबल कहने का मतलब जो है उस साक्ष्य को कोर्ट जो है स्वीकार कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने यदि आप जो है उस चीज को स्वीकार करते हैं तो वैसी परिस्थिति में वो कोर्ट में एडमिसिबल है, यानी कोर्ट उसे स्वीकार कर सकता है। तो इस तरह से जो है क्या है, एक बात जो है यहां ये है। दूसरी बात है कि यदि जो है कोई गंभीर किस्म का साक्ष्य जो है मिल जाए जिसे डायरी में लिखा हुआ, तो उस परिस्थिति में यह प्रावधान लागू नहीं होगा। या मान लीजिए वस्तुगत साक्ष्य मिल जाए, यानी जैसे मर्डर हुआ या रेप हुआ और उस परिस्थिति में जो है क्या है कि उसके कपड़े जो है मिल गए और कपड़े का अतिरिक्त डेड बॉडी मिल गया और उस व्यक्ति के बताए हुए निशानदेही पर जिसने अपराध किया है, तो उस परिस्थिति में जो है जो विक्टिम है उसके जो है कपड़े या ये सब मिल गए या उस व्यक्ति का भी मिल गया, तो वो परिस्थितियां, इसके अतिरिक्त जो है डीएनए जो है फिंगरप्रिंट का भी जो है आजकल प्रचलन है। और इसके अतिरिक्त जो है क्या है कि जैसे कोर्ट का यदि आप अपमान करते हैं, अवमान करते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो उस परिस्थिति में भी कोर्ट आपके ऊपर जो है ये प्रेशर दे सकती है कि आप इस चीज को स्वीकार करिए और साथ साथ साक्ष्य दीजिए जो है आपने ऐसा किया है, अपराध किया है। तो उस परिस्थिति में भी जो है अनुच्छेद 20(3) यानी स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने वाला प्रावधान लागू नहीं होता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि बातें आपको समझ में आ रही होगी। और दूसरी बात है कि मैं आपसे जो है एक बात कहना चाहूंगा कि यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आपका एक बटन होता है जिसको सब्सक्राइबर बटन कहते हैं, उस सब्सक्राइबर बटन को थोड़ा जोर से मत प्रेस कीजिएगा, थोड़ा सा ही प्रेस कीजिएगा ताकि वो टूट जाए। धन्यवाद दोस्तों।